नमस्कार, मैं शाहनवाज खान आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा शो जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे महानगर ग्वालियर की कई नामचीन हस्तियों से। और आज के हमारे इस खास शो सलाम भारत में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं महानगर ग्वालियर की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज सेवा, खेल जगत, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां अपनी काबिलियत के दम पर हासिल कर आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जो आज की युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो आइए बगैर देर किए हम आपको रूबरू करवाते हैं वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार और भारत की प्रसिद्ध एनजीओ उद्भव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान ग्वालियर कला समूह के प्रेसिडेंट डॉक्टर केशव पांडे से। सर, सबसे पहले मैं महानगर ग्वालियर के जो दर्शक हैं उन सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद शाहनवाज जी। सर से हम कुछ सवाल पूछें इससे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर केशव पांडे लगभग 18 संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और करीब 50 से ज्यादा संस्थाओं में कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर केशव पांडे जी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाबों का सिलसिला। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आपने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, समाज सेवा, पत्रकारिता, खेल जगत, इनके अलावा और किन क्षेत्रों में आपकी रुचि है और आपने उपलब्धियां गढ़ी हैं? इसके अलावा हेल्थ के क्षेत्र में मेरी बहुत रुचि है और आपकी जानकारी में होगा कि लोक हितकारी ट्रस्ट के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल पिछले 32 साल से ग्वालियर में चल रहा है, जो गरीबों की एलोपैथिक क्षेत्र में मुफ्त सेवा कर रहा है और करीब 15 लाख से ज़्यादा लोगों का उसमें फ्री इलाज हो चुका है जी। एलोपैथिक में फ्री इलाज आपको कहीं होता हुआ नहीं मिलेगा। ये ग्वालियर का एकमात्र अस्पताल है मध्य प्रदेश का जहां मरीजों से बिना कुछ लिए उनको सब दवाइयां और उनके चेकअप वहाँ किए जाते हैं और ये 1994 से लगातार किए जा रहे हैं। प्रतिदिन 100-150 की ओपीडी लगभग होती है और इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। इंडिया टुडे ने इसके ऊपर पूरा एक स्टोरी की, दूरदर्शन में इसके ऊपर कई बार स्टोरी की गई है और देश के पंजाब केसरी और हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, शायद ही कोई ऐसा अखबार, भास्कर, आचरण, स्वदेश कोई बचा हो जिसने इसकी प्रशंसा न की हो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि देश में अगर आपकी शिक्षा अच्छी है और स्वास्थ्य अच्छा है तो देश की प्रगति कर सकता है। हमारे ग्वालियर में जेसी मिल, सिमको और ग्रिसिम हुआ करता था, आप जानते हैं। जी जी। ये वर्ल्ड फेम की कपड़ा बनाने की बहुत बड़े कारखाने थे जिनमें करीब 15,000 मजदूर काम करते थे। 1988 में एक ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि ये शट डाउन हो गई, बंद हो गई और वो मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए और दर दर पर भटकने लगे और उनको अपनी रोजी रोटी की दिक्कत आ गई। तो वो पहले रोजी रोटी कमाएं, बच्चों का इलाज कराएं, अपने परिवार की सेवा करें, ये एक बड़ा अहम सवाल खड़ा हो गया था जी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे तत्कालीन अध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा जी ने ये तय किया कि क्यों ना हम एक गरीबों के लिए और ऐसे जो वीकर वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, इनके लिए एक अस्पताल चलाएं जिसमें ये मजदूर, इनके परिवार के लोग उसका लाभ उठा सकें जी। और वो मुतवातिर तौर पर ईश्वर की कृपा से चल रहा है। और आज 1994 फरवरी 14 को ये चालू करने के बाद 2024 चल रही है, तो आप समझ लीजिए कितने साल हो गए। और ये बड़ा एक पुण्य कार्य है और ये मेरे जीवन का एक मिशन है और ये मिशन मेरे लिए पैशन बन गया है जी। तो उसमें सबसे बड़ी खास बात ये है, चैरिटेबल काम बहुत सारे लोग करते हैं, दुनिया में कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन जो बिना किसी ग्रांट के, सरकारी मदद के या बिना किसी बड़े उद्योगपतियों के CSR की मदद से फॉर दी पब्लिक, बाय दी पब्लिक, ऑफ दी पब्लिक फॉर्मूले पर ये चलाए जा रहे हैं। आप कहेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आता है, आप कैसे चलाते हैं? तो ग्वालियर के करीब 1,500 लोग इससे जुड़े हुए हैं और वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो प्रतिमाह इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति देते हैं। और कोई 100 रुपये महीने देता है, कोई 200 देता है, कोई 500 देता है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा पैसा भी देते हैं और वो हमारे लोग उनके घर घर जाके कलेक्शन करके लाते हैं। कई लोग बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई चेक के माध्यम से देता है, कोई दवाइयाँ भिजवा देता है। इस तरह से उसको चला रहे हैं। तो वो मॉडल एक अपने तरह का एक अलग मॉडल है कि जो पब्लिक सपोर्ट सिस्टम पर खड़ा हुआ है। जी, बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि डॉक्टर केशव पांडे जो हैं खेल जगत, पत्रकारिता जगत और समाज सेवा
और साथ ही अब एक और नई चीज़ की जानकारी मिली कि हेल्थ में भी काफ़ी सेवाएं दे चुके हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो स्वयं के खर्चे पर उपचार नहीं कर पाते हैं, और उन्हीं की मदद के लिए यह डॉक्टर केशव पांडे ने कदम उठाया है। इसी तरह से आपको ज्ञात होगा कि मैं 1988 से रेड क्रॉस में भी काम कर रहा हूँ। जी रेड क्रॉस में एक जमाने में 500-600 यूनिट ब्लड इकट्ठा होता था। जी धीरे धीरे आज भगवान की कृपा से 8000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड इकट्ठा हो रहा है, और वो ज़रूरतमंदों को दिया जा रहा है। 2 बड़े भवन हमने बनाए हैं वहाँ, और भी वहाँ काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज 8000 यूनिट का आप मतलब समझिए 32,000 लोगों को वो ब्लड लगता है, क्योंकि अब वैज्ञानिक क्रांति की वजह से वो जो ब्लड है वो सेपरेटर्स द्वारा एक ब्लड को 4 जगह डिवाइड किया जाता है, और वो 4 लोगों के काम आता है। जी तो ये भी बड़ा एक पुण्य कार्य है। मैं उपाध्यक्ष के रूप में वहाँ काम कर रहा हूँ, और 1988 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लगा सकते हैं कि 88 और 2 90 और 10 100 और 24 मतलब 36 साल वहाँ मुझे काम करते हो गए। तो हेल्थ के क्षेत्र में बहुत ये विशिष्ट कार्य है। और उसके अलावा आपने बताया कि खेल के क्षेत्र में, आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में, आपने बताया कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, जी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो, चाहे वो विकलांगों का मामला हो, जिसमें हमने काम न किया हो। और उनकी फेहरिस्त इतनी लंबी है, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहते हैं तुलसीदास जी, बिल्कुल कि सर। अगर उसको गाना शुरू करें या बताना शुरू करें तो वो बहुत लंबा समय लेगी, जी और उनकी सूची बहुत लंबी है। जैसा आपने बताया कि 18 संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और करीब 50 से ज़्यादा संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। और वो सब संस्थाएं केवल नाम की संस्थाएं नहीं है। अगर एक एक संस्था को लेकर बात करें तो आप एक एक संस्था का एक एक इंटरव्यू कर सकते हैं, और वही इतना बड़ा हो जाएगा कि आप दिखाते वाकई वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे आर्म रेसलिंग का एक यहाँ फेडरेशन है, उस आर्म रेसलिंग का फेडरेशन ग्वालियर में हिंदुस्तान का पहला फेडरेशन है। प्रीति जिंज्ञानी जो फिल्म एक्टर है वो उसकी ऑल इंडिया की अध्यक्ष है। हमारे उसमें जो बच्चे हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल में, और ब्रॉन्ज भी वो लाए हैं और सिल्वर भी लाए हैं, और नेशनल में तो उनके पास इतने मेडल्स हैं कि उनको गिनना मुश्किल है। और 7 जुलाई को भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 1 लाख के पुरस्कार दिए जाएंगे मेडिकल कॉलेज हॉल में, ये चल रहा है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो हमारी यहाँ माताजी सिंधिया हॉकी एकेडमी है, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पैदा किए हैं। अविनाश भटनागर मेरे उसमें सेक्रेटरी हैं, मेरे साथी हैं, और उसमें नेशनल और इंटरनेशनल टीम में ग्वालियर के बच्चे सेलेक्ट करने का और उनको तैयार करने का हमको सौभाग्य मिला है। उद्भव संस्था की अगर आप बात कर रहे हैं, जिसका नाम बहुत ज़्यादा है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, तो आप समझिए कि 1994 से ही वो संस्था काम कर रही है, और आज 50 विदेश यात्राएं उसके माध्यम से हो चुकी है। अभी 8 जुलाई को हमारे बच्चे बुल्गारिया से लौटे हैं। दिल्ली गुड़गांव डीपीएस स्कूल के बच्चे गए थे अंतर्राष्ट्रीय समारोह में। अभी हम 15 जुलाई को टर्की जा रहे हैं, और औरंगाबाद के बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। और आगामी अक्टूबर में 14 तारीख से लेके और 18 तारीख तक ग्वालियर में प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होता है वो होने वाला है। तो हम लोग उसकी तैयारियों में लगे हैं, और इस तरह से आप देखें तो करीब 2500 बच्चे विदेश यात्रा हमारे साथ कर चुके हैं। और वो यात्रा नहीं होती है, वो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल होते हैं। उन फेस्टिवल्स में जब जाते हैं तो घूमने का मौका भी मिलता है। वहाँ के सांस्कृतिक मंत्री, वहाँ के राजदूत, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है। इसके अलावा हमारे बच्चों को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिलता है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश का झंडा, भारत का झंडा, हम लोग वहाँ जाके ऊंचे करते हैं। वहाँ हम ग्वालियर और मध्य प्रदेश के नहीं होते हैं, वहाँ हम भारत के प्रतिनिधिमंडल के रूप में होते हैं। तो हमारे देश की जो संस्कृति है उसको हम दुनिया में दूर दूर तक ले जा रहे हैं। तो आप हमको सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है जो हो रहा है, और इसमें भी शासकीय स्तर पर किसी तरह की कोई ग्रांट हम नहीं लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो एनजीओ होते हैं, मैं किसी की आलोचना या समालोचना में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बिना ग्रांट नेट के आपने देखा होगा कि संस्थाएं चलती रही है। या तो उनको किसी पॉलिटिकल शेल्टर होता है बहुत बड़ा उनके ऊपर, या कोई बड़े पूंजीपति का होता है,
या कहीं से उनको ग्रांट बहुत बड़ी मिलती है, तो इसलिए वो ये लोग कर लेते हैं। ठीक। लेकिन हमारी संस्था जो भी काम कर रही हैं उनमें ईश्वर की इतनी कृपा है कि पब्लिक सपोर्ट सिस्टम के आधार पर वो चल रही हैं, और चाहे जितना पैसा लगे वो हमको समाज के लोग देते हैं, और उसी से हम संस्था को बहुत बेहतरीन ढंग से जितना चला सकते हैं चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर पत्रकारिता जगत की। मेरा आपसे एक सवाल है, 1990 की पत्रकारिता और 2024 की पत्रकारिता में कितना अंतर आया है? बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। मैं तो 1977 से पत्रकारिता में हूँ, मेरे को 47 साल का इसमें अनुभव है, और अनुभव विभिन्न प्रकार का है। जैसे मैंने खुद अपना एक पाक्षिक अखबार केशव प्रयास निकाला था 2 अगस्त 1977 को। उसके बाद मैंने ग्वालियर में प्रथम सांध्य दैनिक सांध्य समाचार के नाम से निकाला, और उसके अलावा मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ और टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल और नई दुनिया इत्यादि अखबारों के साथ मैंने लगातार काम किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है और जो टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आया है, उसकी वजह से पत्रकारिता में बहुत चेंज हुआ है। अब लोगों की पढ़ने की लिखने की जो आदत है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। कंप्यूटर पे लोग अब टाइप करते हैं, हाथ से लिखना अब बंद हो गया है। इसके अलावा गूगल गुरु से सब कुछ जानकारी लेते हैं, किताबों को पढ़ना कम हो गया है, और कभी कभी गूगल से भी जानकारियाँ गलत मिल जाती हैं, और गलत मिलने की वजह से वो खबर में भी गलत चली जाती है। बिल्कुल सही। तो इससे बड़ा अहित होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि परिवर्तन है तो सकारात्मक, बहुत अच्छा है। आज एक खबर आप अगर अभी अपना ये इंटरव्यू अभी जारी करते हैं यूट्यूब पे, और इसे लोग पसंद करते हैं, तो ये पूरी दुनिया में एकदम फैल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले खबर पहुंचने में, खबर बनने में, खबर आने में काफ़ी फासला होता था, देरी हो जाती थी। लेकिन अब सेकंड्स के अंदर इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बड़े प्रभावशाली हो गए, और बड़े बड़े पत्रकार जो चाहे इंडिया टुडे में थे, चाहे वो इंडिया एक्सप्रेस में थे, शेखर गुप्ता जी जैसे, और बहुत बड़े बड़े लोग जो एनडीटीवी में थे और तमाम जगह थे, उनके अपने यूट्यूब चैनल आज आप देख रहे हैं कि करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं और वो चल रहे हैं। तो ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि समाज में अगर आपको कोई चेंज लाना है, समाज में कोई बुराई है उसको दूर करना है, या समाज में किसी आंदोलन को आपको बढ़ाना है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि इस बार के जो संसदीय चुनाव हुए उसमें इन प्लेटफॉर्म्स की एक बड़ी भूमिका रही है, और उस भूमिका में काफ़ी आपने चेंजेस इलेक्शंस में देखे होंगे। बिल्कुल। तो चेंज काफ़ी आया, और ये चेंज अभी एआई के माध्यम से और तेज़ी से हो रहा है। तो हमारे जो पत्रकार साथी हैं जो अपडेट रहना चाहते हैं, वो निरंतर ये कोशिश में कर रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी आए उसको वो समझें, पढ़ें, लिखें, देखें और प्रयोग करें। लेकिन मेरा इसमें जो कहना है वो ये है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो इतनी एडिक्टेड होती जा रही है इस मोबाइल के, इस टेक्नोलॉजी के, कि उसमें वो अच्छी चीज़ें देखें, कुछ ज्ञान की चीज़ें ले, कुछ समाज को सुधारने की चीज़ें लें, या अपने पढ़ने लिखने की दृष्टि की चीज़ें लें। उसके अलावा इसमें बहुत फूहड़ चीज़ें भी और विकृत समाज को करने वाली चीज़ें भी इसमें परोसी जाती हैं। तो कई बार जो नई जनरेशन है या और लोग भी हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और उसमें वो इंडल्ज होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी जो स्वास्थ्य की जो हालत है वो खराब हो जाती है। खेल कूद नहीं पा रहे हैं, फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, और वो बिल्कुल कन्फाइंड हो गए इस डिब्बे की तरफ, जो होना मेरे दृष्टि से ठीक नहीं है। और इसकी ये लड़ाई अपने को बहुत ज़्यादा लड़नी पड़ेगी। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई जितना इसका उपयोग है, जितना जरूरी है उतना करिए, अनावश्यक इसका उपयोग न करें, और दुरुपयोग तो बिल्कुल ना हो। इसके कानून सख्त बनाए जाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। और साइबर फ्रॉड से आप देख रहे हैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उसकी चपेट में हमारे देश के लोग ना आते हो और उनका बहुत बड़ा नुकसान ना होता हो। बिल्कुल। तो इसको अवेयर करना, इसके प्रति जानकारी देना और लोगों को समझाना कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये खतरनाक भी है और ये अच्छी भी है। जी सर, मेरे दर्शक का एक सवाल और है आपसे। सर, सुना है आप किसी ज़माने में हाथ से अखबार लिखा करते थे,
थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनें कब न्यूज़पेपर छाप देती हैं पता ही नहीं चलता। पहले न्यूज़पेपर की जो वर्किंग होती थी वो किस तरह होती थी? पहले न्यूज़पेपर की वर्किंग में बहुत टफ काम था। खबरें सब हाथ से लिखी जाती थी और हाथ से लिखने के बाद वो कंपोज होती थी, हैंड कंपोजिंग उसे कहते थे। जी। और हैंड कंपोजिंग होने के बाद फिर उनका एक पेज बनाया जाता था जी। और पेज बनाने के बाद फिर उसका प्रूफ निकाल के प्रूफ पढ़ा जाता था। और फिर वो जो ट्रेडल मशीनें होती थी, ट्रेडल मशीनों पर वो अखबार छपते थे तो उनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी। और जो सुंदरता आज की छपाई में है, जो एडवांसमेंट होके आज अखबारों को सुंदर और अच्छा बनाने का योगदान हो रहा है, वो उस वक़्त उतना नहीं हो पाता था। लेकिन मटेरियल उसमें बहुत अच्छा होता था, बहुत पढ़ने लायक होता था और उसको लोग पढ़ के पीएससी, यूपीएससी और बड़ी-बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करते थे। मटेरियल उसमें अच्छा होता था। जी। ये उस वक़्त की ये थी। अब वो समय बदलता है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और उस बदलाव में अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, तो आप उसमें पिछड़ जाएँगे, आप उसमें इतना पीछे हो जाएँगे कि फिर आपका आगे आना मुश्किल है। तो अच्छा ये है कि समय जब बदले, तो उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ, उस धारा के साथ हमको अपने आप को बदल लेना चाहिए बिल्कुल। और बदलना ये समय की माँग है। सर, मेरा एक सवाल और है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज की युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई युवा आपको सुन रहे हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर तलाश रहे हैं। तो ये वो कैसे आगे बढ़ें? सोशल मीडिया में बहुत जल्दी खबर आपकी चली जाती है। खबर की ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। केवल आप उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे इतनी जल्दबाजी में कोई खबर ना दें कि वो खबर थी ही नहीं या वो खबर गलत थी या आपकी खबर जाने से कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो जाएगा, किसी के ऊपर उस क्या बीतेगी, जी। उस खबर से उसका क्या नुकसान होगा, क्या डिफेमेशन होगा, ये सब बातें ध्यान रखें। अभी नई पीढ़ी क्या कर रही है कि वो चाहती है कि सबसे पहले ब्रेक हम कर दें और ब्रेक करने के चक्कर में कई बार वो घटना हुई नहीं होती है और वो कर देते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में आपको बताऊं जी। कि कैलाशवासी राजमाता जी, जी, माधवी जी। राजे सिंधिया जी। बीमार थी और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करा रही थी। लेकिन हमारे यूट्यूबर्स ने और जो चैनल्स के लोग हैं और जो वो इनको बहुत जल्दबाजी रहती है, ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे उन्होंने ऐसी खबरें दी बिल्कुल। कि जो बहुत गलत थी और जो बिल्कुल सही नहीं थी। बाद में उन सबको इस सब का पछतावा भी हुआ और उन्होंने लगा कि भाई ये उन्होंने ठीक नहीं किया है। तो ऐसा कई बार होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ये मान्यता है और मेरी उनकी ये उनको सलाह है कि भाई जब तक आप किसी खबर को बिल्कुल एकदम ऑथेंटिसिटी उसकी बिल्कुल। ना हो जाए, उसको प्रूव सही ना हो जाए, तब तक जल्दबाजी में आप कोई ऐसी खबर ब्रेक ना करें बिल्कुल। जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि कई खबरें ऐसी होती हैं जो यूट्यूबर्स हैं वो अ, अपने मतलब व्यूज़ के लिए उसको पब्लिश कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दादा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्षेत्र जो है आपका पत्रकारिता रहा, आपकी जो लाइफ़ का। उसके बाद आपने समाज सेवा का रास्ता चुना, क्यों? देखिए, ये तो सब ईश्वर की मर्जी है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी सोचता है लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जी। मैंने एमएससी 75 में किया, उसके बाद 80 में मैंने पीएचडी किया। और अगर मैं प्रयास करता या ईश्वर की इच्छा होती तो मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर होकर चला जाता उस टाइम में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में पहला पीएचडी था अपने सब्जेक्ट का, सैन्य विज्ञान का। सैन्य विज्ञान में उस वक्त हमारे प्रोफेसर भी हमारे पीएचडी नहीं थे। लेकिन बाकी मन कछु और है, अपने मन कछु और। ईश्वर तो आपसे कुछ और कराना चाहता है। तो देखिए, मेरी जो प्रवृत्ति थी वो पत्रकारिता के साथ फिर धीरे धीरे वो समाज सेवा की ओर मुड़ती गई, चलती गई। और मैं बड़ा इस बात पे अपने को मानता हूँ कि भाई पत्रकारिता अगर नहीं होती और पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं होता तो मेरा बहुत सारे विभिन्न समाज के लोगों से संपर्क नहीं हो पाता। और जब संपर्क नहीं हो पाता तो मैं समाज सेवा की तरफ नहीं बढ़ सकता था। तो मैंने पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म को समाज सेवा का प्लेटफॉर्म बना के और सेवा के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में मैं गया, चाहे मैं खेलों के क्षेत्र में गया, चाहे मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में गया, चाहे मैं हेल्थ के क्षेत्र में गया,
और जो विभिन्न जीवन के आयाम होते हैं, प्रमुख प्रमुख आयाम होते हैं, उन सब में जाने की मैंने प्रयास किया। कुछ किताबें भी मेरी पब्लिश हुई है। मेरी पीएचडी जो हुई है बांग्लादेश के ऊपर, उसके ऊपर मेरी किताब आई है। एक केशव प्रसंग पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका माननीय श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने विमोचन किया, जिसमें देश के बड़े बड़े लोगों ने और स्वयं सिंधिया जी ने मेरे ऊपर लेख लिखा है। अभी एक किताब और आने वाली है, और उस किताब का नाम सक्सेस ऑफ रोड मैप ऑफ सक्सेस के नाम से, कि कितने सारे लोग हैं बहुत जिनका जीवन मेरे संपर्क में आने के बाद बदला और उनको स्टेबिलिटी मिली और वो आज बहुत खुश हैं वो लोग। उनकी कुछ चुनिंदा स्टोरीज पर एक किताब आ रही है। हालांकि 50 साल से काम कर रहा हूँ, तो लाखों लोग हैं जो संपर्क में आए और जिनका कुछ ना कुछ मेरे साथ जुड़ने से, ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हुआ कि जो उनका जीवन बदल गया। आपको मालूम नहीं है या आपको मालूम होगा, आप उम्र के हिसाब से मेरे से मुझे लगता है कि दुगने से भी कम है। मैं 72 का होने जा रहा हूँ और आप 35-40 के बीच में होंगे, मैं ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपको बताता हूँ कि 1977 में जीवाजी विश्वविद्यालय, जो यहाँ का एकमात्र विश्वविद्यालय था इस पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश का, तो उसमें मेरे को 1977 में पहला चुनाव कार्य परिषद में जीतने का मौका मिला। ये मेरी उम्र उस वक्त 22 साल थी, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम उम्र से मैंने चुनाव लड़े। और चुनाव वहाँ केवल 77 में नहीं जीता, उसके बाद मैंने दूसरी बार भी जीता, तीसरी बार भी जीता। मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में लगातार 9 साल कार्य परिषद में सदस्य रहा। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, उसमें आसान जीतना नहीं होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर होती है, तो वहाँ काम करने का मौका मिला। तो मैंने बहुत सारे वेलफेयर के काम, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, यूनिवर्सिटी को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आज आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी जो दिख रही है, वो जो उस वक्त नींव बनाई गई उसी की देन है। और मुझे खुशी है कि वो सब जो चीज़ें हमने तैयार की, आज उसकी नींव पे हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है। तो ये बहुत सारे काम है। फिर मैं नगर निगम ग्वालियर में भी चुनाव लड़ गया और निर्दलीय लड़ा, और 1994 में स्कूटर चुनाव चिन्ह पर मैं नगर निगम का भी चुनाव मैंने जीता और नेता प्रतिपक्ष रहा। कैलाशवासी श्रीमद माधवराव सिंधिया ने मुझे उस वक्त कांग्रेस ज्वाइन करा दी थी, तो मैं उनके साथ पर रह के मैंने बहुत सारा काम किया। और उनका काम करने का जो ढंग था और वो जो उनका रोड मॉडल था, वो आज भी मैं अपने जीवन में रखता हूँ। सर, हमारे दर्शक का एक और सवाल आया है। सर, आप कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के काफी करीबी रहे और आज भी महल में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ गुजारे पलों के बारे में क्या क्या बातें उनकी आज भी आपको हर पल याद दिलाती हैं। माधवराव सिंधिया जी की जब याद आती है कैलाशवासी, तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्नेह जो दिया, जो पारिवारिक प्रेम दिया मुझे, जो उन्होंने शेल्टर दी, उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया, और उससे एक मेरी अलग पहचान बनी। और मुझे काम करने का उनके साथ जो सानिध्य मिला, उससे मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। और आज आप देख रहे हैं कि उनके जो पुत्र हैं महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके साथ भी फिर मुझे काम करने का लगातार मौका मिला है। मैं जनसंपर्क अधिकारी के रूप में वहाँ पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। और वहाँ बैठने से, वहाँ काम करने से, इनके सानिध्य में रहने से मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि एकदम पारदर्शी नेता के रूप में, मेहनती नेता के रूप में, ईमानदार नेता के रूप में, और उनका विजन बहुत ज़बरदस्त, जो उनका विजन है, जो उनकी काम करने की जो शिद्दत है, काम करने का जो उनका ढंग है, वो सभी नेताओं में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो देश 5 साल में एकदम सोने की चिड़िया बन सकता है, बदल सकता है। क्योंकि ये वर्क कल्चर के सिंधिया परिवार में बहुत अच्छा है और एडमिनिस्ट्रेशन करना उन्हें आता है। पढ़ने लिखने में वो इतने आगे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके ऊपर हावी नहीं हो पाती है। वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जानते हैं, क्योंकि प्रशासन चलाना उनके ब्लड में है, उनके खून में है। बिल्कुल ऐसा कोई पल बिल्कुल जो महाराजा कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के साथ आपने गुजारा हो, ऐसा कोई पल जो आपको अभी तक याद हो और उसे हर रोज याद करते हो आप? देखिए, ऐसे कई सारे पल हैं, लेकिन एक प्रमुख पल बताता हूँ। जब वो पार्लियामेंट का चुनाव यहाँ लड़ रहे थे ग्वालियर से, गुना से आने के बाद,
89 में और अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनका चुनाव आमना सामना था, तब एक फर्जी घटना इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले बनाई गई, जिसमें एक टोकरी में कुछ फलों के साथ ये प्रचारित किया गया एकदम ज़ोरों से कि उनको मरवाने के लिए ये किया गया है और उसमें बम रखा हुआ था। जब ये बात जानी गई और उसकी तहकीकात हुई, पूरा प्रशासन इसके ऊपर लगा, वो टोकनी देखी तो इस तरह का कुछ था नहीं, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए ये सब जो किया गया तो इससे वो बड़े बहुत दुखी हुए और उन्होंने मुझे रात में बुलाया। और जब मैं उनके पास गया तो वो अपने जो उनका बेडरूम था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे वहाँ बुलाया उन्होंने और मेरे साथ वो बैठे और मुझसे उन्होंने कहा कि केशव जी देखिए, क्या चुनाव के हथकंडे कितने नीचे लेवल पे आ गए हैं और आप तो जानते हो कि मैं इस तरह के चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, तो इसका जवाब अपने को बनाना है। तो उसका जवाब बनाया गया। दूसरे दिन वो जनता के सामने सही जो तस्वीर थी वो लाई गई और सिंधिया जी ने 1,89,000 वोटों से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज को हराया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, इतिहास की घटना थी, ऐतिहासिक घटना थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और जब उन्हें मुझे बुलाया, रात के टाइम की बात है, और मैं एकदम जूते पहन के ऊपर उनके कमरे में, मुझे याद नहीं रहा जल्दी जल्दी में कि वो जूते उतारना चाहिए, ये एक प्रोटोकॉल है अंदर जाते हैं तो, लेकिन मैं उस वक्त बहुत जल्दी में था और मैं भूल गया। और मैं जूते पहन के जब जा रहा था तो उनके जो उस वक्त एक हाउस होल्ड जो उनके सेक्रेटरी थे MP सिंह, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई उन्होंने कि आप कहाँ रहे हैं, आप जूते पहन के चले जा रहे हैं आप। तो सिंधिया जी ने आवाज़ जी जब सुन ली माधवराव जी ने, तो उन्होंने उनको डांटा, अरे भाई उससे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आने दीजिए आप, ठीक है नहीं उतारे, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो उनका जो स्नेह था, उनका जो प्रेम था, वो ऐसा कई बार जीवन में मैंने महसूस किया कि वो चाहते थे कि जो कॉमन मैन है, जो बहुत समाज के मिडिल क्लास के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, वो उनको, जिनमें अगर कोई टैलेंट है और अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो उनको बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत आगे रहते थे। और उनका मानना था कि अगर हम जो समाज में आखिरी छोर पर बैठा आदमी है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, बड़ा आदमी अपना काम करा लेता है, पैसे वाला आदमी अपना काम करा लेता है, बड़ा नेता अपना काम करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी जो अपना काम नहीं करा पाता है और वो उनकी संख्या ज़्यादा है, तो हमें उनकी चिंता करना है। और उनकी चिंता उन्होंने की। यहाँ मालनपुर में बहुत बड़ा कारखाने लगाने का उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बनाया, भामोर में बनाया। उसके पीछे ये था कि ग्वालियर का विकास तभी होगा जब यहाँ उद्योग पनपेंगे, उद्योग चलेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनके जाने के बाद जो सरकारें रहीं, जो लोग रहे, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अंततोगत्वा मालनपुर आज आप जानते हैं किस स्थिति में है। बहुत इंडस्ट्री चली गई, लोगों के किडनैपिंग हुए, लोगों के साथ जो सुरक्षा और जो सुविधाएं शासन को दे पानी थी वो नहीं दे पाए, उसकी वजह से। नहीं तो आज ग्वालियर इंदौर से कई गुना आगे होता अगर उनके उस विजन को लेके चलते या जो कुछ उन्होंने खड़ा किया था उसको बनाए रखते। आज ग्वालियर में आप चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, या HRD में वो मंत्री रहे, सिविल एविएशन में मंत्री रहे, उन्होंने जो माइलस्टोन लगाए, चाहे ग्वालियर में उन्होंने साडा खड़ा किया, अगर साडा तैयार कर दिया जाता तो पैरेलल एक दूसरा बड़ा ग्वालियर तैयार हो जाता। लेकिन पिछले 35-40 साल से उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है और वो भी जितना डेवलप होना चाहिए था कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये उनका विजन था। मुझे तो उनकी एक एक बात याद आती है और मैं अगर उस पर लिखना शुरू करूं या उस पर बोलना शुरू करूं तो मैं बिल्कुल लगातार बोल सकता हूं और बहुत बोल सकता हूं। कई सारे ग्वालियर में इंटरनेशनल क्रिकेट के उन्होंने उस वक्त मैच कराए जब ग्वालियर में कुछ होता ही नहीं था। आपने भी ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा जो म्यूजिक सिटी का दर्जा पिछले साल दिया गया है उसकी आपने जिक्र की, तो हमारी उद्भव संस्था को इस बात का बहुत खुशी है कि हमारी टीम, दीपक तोमर जी, मनोज अग्रवाल जी, सुरेंद्र पाल कुशवाहा और हमारे बहुत सारे साथी लोगों ने मिलके जो ग्वालियर में एक सांस्कृतिक जो जन जागरण किया और लगातार जो कार्यक्रम किए 25 साल से, और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय टीमें बाहर से आती रही हर साल, उनकी वजह से
ग्वालियर को जो म्यूजिक सिटी का दर्जा मिला है, वो यूनेस्को में एक इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि ग्वालियर में ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यूजिक के और डांस इत्यादि के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो वो एकमात्र संस्था ग्वालियर की उद्भव थी, और ग्वालियर के तरफ से जब उसमें इसका एक पार्ट लगाया गया और जानकारी यूनेस्को को दी गई, तो यूनेस्को ने उसको म्यूजिक सिटी का दर्जा देने में एक अहम रोल उसका रहा है। जैसे गैलरी जब रामचंद्र जी पुल बना रहे थे तो वो बजरी डाल डाल के आ रही थी। तो मुझे खुशी है कि हम अपने ग्वालियर चंबल संभाग में जो एक हमारे ऊपर एक जो काला टीका लगा हुआ रहता है कि ये डाकुओं का शहर है, ये भिंड मुरैना का शहर है, यहाँ डाकू प्रभावित लोग हैं इसलिए विकास नहीं हो रहा है, उस टीके को मिटाने का, उसको हटाने का, और ग्वालियर को बहुत रिच जो है वो आर्कोलॉजी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर बहुत रिच है। इसको हमने पहचाने में, पहुंचाने में पूरे देश में सफलता प्राप्त की, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम अपने शहर के कुछ काम आ सके। जी सर, खेल जगत में भी आपने खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर को कई सौगातें दी हैं, जिनमें आर्म्स रेसलिंग इस समय चर्चाओं में है। यह ख्याल कैसे आपके मन में आया? देखिए, आर्म रेसलिंग का जो चैंपियन है मनीष मौर्य, जो आज इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, और वैसे वो दिव्यांग है और एमएससी एग्रीकल्चर है, लेकिन उसका हौसला आप अगर देखेंगे, आप उससे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये लड़का जो है बहुत काम करने वाला है। तो वो हमारे पास आया और उसने ये कहा कि भाई साहब, हम उसका आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो मुझे पहले तो ये लगा कि ये आर्म रेसलिंग चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इसका फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। हमारे दोस्त भी उसके फ्यूचर के प्रति चिंतित रहते थे, लेकिन जब हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया तो 15 साल में हमको वो ऊंचाइयां मिली कि आज हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और नेशनल लेवल के तो सैकड़ों मेडल्स हमारे बच्चों के पास हैं। और ग्वालियर इस वक्त पूरे देश में आर्म रेसलिंग का एक बहुत बड़ा हब बन गया है, और एक बहुत बड़ी एकेडमी बन गई है ग्वालियर में, जो हिंदुस्तान की पहली एकेडमी है। और प्रीति जिंज्ञानी जी के उसमें जब अखिल भारतीय अध्यक्ष बन के वो आई हैं, और मिस्टर दवास जब से आए उनके हस्बैंड, तब से इसमें क्रांति हो गई है। और ग्वालियर में एक अंतर्राष्ट्रीय एशियन लेवल का एक 3 दिन का बहुत बड़ा आर्म रेसलिंग का आयोजन हुआ। उसके अलावा अभी किर्गिस्तान में हमारा एक बच्चा ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है इंटरनेशनल में। और अब लगातार ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग अब जो बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं बच्चे, वो सब हमारे आर्म रेसलिंग में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मैं अब उनको सीआरपीएफ में नौकरी, पुलिस में नौकरी, रेलवे में नौकरी सरकार दे रही है। और ओलंपिक में भी इन दिव्यांगों को अभी एशियन जो प्रतियोगिता 2025 में होने वाली है, उसमें इनको शामिल कर लिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं मानता हूं कि अगर हम धैर्य के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, और हमारे साथ वो जो खिलाड़ी मनीष है और सचिन है और बहुत सारे बच्चे हैं, वो धैर्य से नहीं लड़ रहे होते लड़ाई, तो ये स्थान हमें नहीं मिलता। अब आने वाले समय में मैं मानता हूं कि हमारे लड़कों को विक्रम अवार्ड भी मिला है मध्य प्रदेश सरकार से, और मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी भी दी है। तो इसकी वजह से अब उसमें इतना स्थायित्व आ गया है, इतनी चर्चित हो गई है वो, कि अब केवल उसको बढ़ाने के लिए, उसको परिमार्जन करने के लिए, उसको ब्रशिंग जो कहते हैं वो करने वाला काम रह गया है। बाकी अब कारवां चल पड़ा है। और आप जानते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल। आप अगर शुद्ध मन से, पूरी ईमानदारी के साथ किसी काम में भी आप जुटेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो किसी भी क्षेत्र का काम हो, आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अंततोगत्वा आपकी विजय होगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केशव पांडे जी, आपने हमें समय दिया और कई महत्वपूर्ण बातें अपनी जीवन की बताई। और ग्वालियर एक शहर को, जो कि आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बारे में भी कई ऐसी जानकारियां बताई। जाते जाते मेरा सर आखिरी सवाल है कि हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और खासतौर से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि वो शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें किसी भी काम में।
शॉर्टकट नहीं होता है, उसमें पूरी मेहनत होती है, पूरा काम होता है, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप अगर आप कोई काम करेंगे तो आप निश्चित बढ़ेंगे। और नई पीढ़ी से और पुरानी पीढ़ी दोनों से मेरा एक अनुरोध है कि ग्वालियर में और पूरे देश में पानी की बहुत दिक्कत आ रही है जी। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो अभी हम इसी महीने में नमामि गंगे और प्रशासन और तमाम सामाजिक संस्थाओं और साधु संतों के साथ मिलकर मुरार नदी को साफ करने का अभियान चालू करने वाले हैं। और ये अभियान लगातार 1 साल 2 साल चलेगा। इसके बाद हम स्वर्ण रेखा को और शहर के अन्य जो पानी के स्रोत हैं उन पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो अगर पानी पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से जब पानी नहीं होगा तो जल ही जीवन है, तो फिर जीवन कैसे होगा। तो एक ये, दूसरा पौधरोपण का काम हाथ में लेना है, ये 2 काम लेना है। इन 2 कामों से ही हमारा जो क्षेत्र है, हमारा देश और प्रदेश है, वो इसमें अच्छा होगा। और मेरा मानना ये है कि आप अगर ईमानदारी से लगे रहेंगे तो हर काम सरकार के भरोसे ना किया जाए। हम लोग सब, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से करें, सब लोग मिलके बहुत काम करेंगे तो ग्वालियर को ये जो पानी की जो प्रॉब्लम आ रही है इससे निजात मिलेगी। और इसमें क्षेत्र में काम किया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी सलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा, खेल जगत, पत्रकारिता व अन्य कई क्षेत्रों में अनेकों उपलब्धियां हासिल की और आज लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। डॉक्टर केशव पांडे, जिन्हें सलाम करता है भारत। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी सलाम भारत के इस खास शो में एक और नामचीन हस्ती के साथ। देखते रहिए महानगर ग्वालियर। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।